हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ जीटीआरआई और भारत तथा कतर के बीच होने वाले एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको सिपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहेंगे, डब्ल्यूटीओ के अधीन। डब्ल्यूटीओ के अधीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और सिपा और सिका भी कहते हैं। सिका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे कि कोई आदमी लिव इन रिलेशन में रहे, शादी ना करे। शादी कर लेने के बाद तो फिर वो रिलेशन एक कानूनी बन जाता है पूरी तरह से। तो जब वो कानूनी बन जाएगा तो उसको हम सिपा कहेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहेंगे। चलती फिरती भाषा में हम इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। आप सभी लोग पता है, अभी इस समय 2 दिन पहले ही दौरे पर आए थे शेख तमीम अल खाली। ये कतर के अमीर हैं, EMIR कहते हैं, लेकिन अमीर इसको आप उसे समझिए, यानी वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, शासनाध्यक्ष हैं। तो आप सभी लोगों को भी पता होगा कि भारत अपने गैस की आपूर्ति मुख्य रूप से कतर से ही कराता है, यानी कतर से ही खरीदता है गैस। 70% गैस कतर से ही खरीदता है। इसीलिए जब नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी किया था या सही बात बोली थी, जो भी किया था, तो उस पर कतर ने आपत्ति जताई थी और इस पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको 6 साल पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, इस्लाम की भावना आहत करने के लिए। यही कारण है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव उनको टिकट नहीं दिया गया, नहीं तो दिल्ली में कोई बड़ा ओहदा भी उनको मिल सकता था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर उनको सपोर्ट करती है और उनको अच्छी खासी सुरक्षा भी मिली हुई है, लेकिन ऊपर से कतर को खुश करने के लिए, खास करके कतर के शेख अमीर को, अमीर शेख तमीम को खुश करने के लिए ये सब काम हो रहा है। दूसरे शब्दों में, नुपुर शर्मा पर जो पाबंदी लगाई गई है वो कतर के अमीर या एमीर शेख तमीम को खुश करने के लिए लगाई गई है। इसके साथ साथ केरला की एक नर्स हैं जो जिनको यमन में अपने एक वहाँ के लोकल को की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई है, तो उसमें भी भारत की दिलचस्पी है। भारत के विदेश मंत्री उसको भी बचाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, कतर की बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत है। कतर की अमेरिका को ज़रूरत पड़ती है, यह अमेरिकी गुट का ही देश है। ईरान और इजराइल के बीच निगोशिएशन के लिए भी कतर की ज़रूरत पड़ती है। कतर की ज़रूरत इजराइल और हमास के बीच भी निगोशिएशन के लिए पड़ती है, और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी निगोशिएशन के लिए पड़ती है। इजराइल तथा हौती जो यमन में सक्रिय हैं, ईरान समर्थित विद्रोही, उनके बीच भी कतर की ज़रूरत पड़ती है। कतर की ज़रूरत अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत कराने के लिए भी पड़ती है। वहाँ तालिबान का शासन है, यानी जितने भी विद्रोही गुट हैं, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अन्य उग्रवादी गुट हों या आतंकवादी गुट हों, या जिन्हें पहले आतंकवादी माना जाता था, जो अब शासन संभाल रहे हैं अपने अपने इलाके में, उन सब से बातचीत में कतर को ही शामिल किया जाता है। आप सभी लोगों को पता है, कतर में भारी भरकम संख्या में भारतीय सेना के लोगों को, खास करके नौसेना के लोगों को वहाँ फांसी की सजा हुई थी। इन्हीं की वजह से वहाँ से सभी बच कर के निकल आए और भारत पहुँच गए, नहीं तो सबको फांसी की सजा हो गई थी, सब फांसी पर लटकते। मोटे तौर पर आप समझ लीजिए, कतर के तमीम अल खाली की ज़रूरत भारत को हर वक्त है, हर चीज़ में है। और भारत को ही नहीं है, अमेरिका को भी है, रूस को भी है, ईरान को भी है, इजराइल को भी है, सभी को है, और भारत के सबसे अच्छे संबंध हैं। तो मोटे तौर पर आप समझ लीजिए
कि तमीम अल खाली से अगर भारत एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करता है, यानी सिपा पर हस्ताक्षर करता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करता है, तो ऐसी दशा में भारत को नुकसान हो सकता है। चूंकि कतर के बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जो भारत के बाजारों में आकर के उड़ेल दिए जाएंगे। चूंकि सिपा या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है 95% आइटम कर मुक्त हो जाते हैं, इन पर कोई कर नहीं लगाया जाता। 5% जो सामान बचते हैं उन पर भी बहुत मामूली कर लगाया जाता है। इससे घरेलू उद्योगों को नुकसान होता है, यानी घरेलू घर में जो खास करके प्राइवेट सेक्टर में जामनगर रिफाइनरी जो मुकेश अंबानी की रिफाइनरी है, वैसे रिफाइनरी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। भारत में ओएनजीसी इंडियन ऑयल कारपोरेशन की जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। या जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो कोट पर लगाने वाला जेली हो, चाहे वो कोई क्रीम हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कोई और चीज़ हो, ये जितने भी या केरोसिन ऑयल हो, ये सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इन सबको नुकसान होगा। इसीलिए GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव भारत का ही है। एक जॉर्ज टेक रिसर्च इनिशिएटिव अमेरिका में है, उसका भी शॉर्ट फॉर्म GTRI होता है। 1934 में वो स्थापित हुआ था वहाँ अमेरिका में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले। भारत में ये 2022 में हुआ। अजय श्रीवास्तव जिसके फाउंडर हैं वो इंडियन ट्रेड सर्विस से रिटायर हुए हैं। दरअसल ITS यानी इंडियन ट्रेड सर्विस या IAS एग्जाम से ही होते हैं ये लोग, और ये लोग एक्चुअली एलाइड सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, एलाइड सर्विसेज में जाते हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अजय श्रीवास्तव जिन्होंने इसकी स्थापना किया है, 2022 में जब वो इंडियन ट्रेड सर्विस से रिटायर हुए तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना भारत के हित की बात करने वाली एक संस्था का गठन किया जाए। GTRI का यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीन रह करके काम करता है। इसके 84% फंडिंग वैसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा की जाती है। दूसरे शब्दों में बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो कि सरकार के लिए काम करते हैं और उनको फंडिंग सरकारी किसी संस्था के द्वारा ही दी जाती है। लेकिन डिफेंस शब्द लगने का मतलब ये नहीं है कि ये डिफेंस के लिए काम करता है। ये डिफेंस के लिए एक पार्ट है, इसका काम करता है। जब डिफेंस के मामले में कोई सौदा भारत सरकार करती है, वो भी यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ही फाइनल किया जाता है, या यूँ कह लें उसी की देखरेख में फाइनल किया जाता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं जो डिफेंस डील होता है उस मामले में भी ये अपनी रिपोर्ट दे सकती है, और जो अन्य नॉन डिफेंस डील होता है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट से संबंधित हो, उसमें भारत को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, इस मामले में ये अपनी रिपोर्ट देती है। तो कतर के साथ होने वाले सिपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कहते हैं, जैसे हमने बताया इसमें कोई कर नहीं लगता, 95% आइटम कर मुक्त हो जाते हैं, और यात्रा ऐसे करते हैं अपने जैसे अपने घर के भीतर के बाजार में ही वो यात्रा कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, कहीं भी बेचिएगा उन पर कर नहीं लगेगा, वो घरेलू बाजार की तरह से होते हैं। और 5% जो आइटम होते हैं वो भी मामूली कर लगाए जाते हैं उन पर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है GTRI है, वह मानता है कि भारत के घरेलू उद्योगों को, खास करके नेशेंट इंडस्ट्रीज को, यानी नवजात उद्योगों को जो कि अभी हाल में स्टार्टअप के रूप में शुरू किए हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या बड़े से बड़े उद्योगों को, जैसे जामनगर रिफाइनरी हमने बताया प्राइवेट सेक्टर में, सरकार तो किसी तरह से शॉक को बर्दाश्त कर लेगी, चूँकि कर लगाने और कर वसूली का अधिकार एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट को ही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को तो ऐसा है नहीं। किंतु प्राइवेट सेक्टर को इससे भारी नुकसान हो सकता है, ऐसा GTRI का मानना है। अभी तो ये पाइपलाइन में है, यानी कतर के बीच और भारत के बीच जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है,
देखिए कहाँ तक फलीभूत होती है। धन्यवाद।